नमस्कार, मैं हूं चिराग गोठी और अब देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम। कोरोना को हराना है तो वैक्सीन लगवाना है। जी हां, एक तरह से कहा जाए 10 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन पूरे देश भर में लोगों को लग चुकी है। ऐसे में लगातार जो वैक्सीनेशन अभियान है वो चल रहा है। तो ऐसे में वैक्सीनेशन ही वो कारगर उपाय है जिससे कोरोना जो है वो फेल हो सकता है। तो जाहिर तौर पर उम्मीद यही करते हैं कि सरकार इसको लेकर कठोर नियम बनाएगी और जल्द से जल्द हम सभी लोग जो है वो वैक्सीनेशन लगवाएंगे, जिससे पूरा भारत जो है वो कोरोना फ्री हो जाएगा। कोरोना को हराना है, वैक्सीन लगाना है। जी हां, कोरोना को हराना है तो कोविड प्रोटोकॉल के साथ साथ वैक्सीनेशन भी लगवाना बेहद जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन ही कोरोना को मात दे सकती है। देश के हर एक नागरिक को वैक्सीन लगाई जा रही है। ऐसे में इसको बड़े पैमाने पर अभियान जो है वो भी चलाया जा रहा है विभिन्न सरकारों के द्वारा। देश में वैक्सीन की पहले उम्र 65 साल थी, अब 45 साल से ऊपर कर दी गई और उससे पहले अब 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को यह कहा जा सकता है कि वैक्सीनेशन लगाना शुरू हो गया है। तो जाहिर तौर पर यह एक अच्छी कवायद है और उम्मीद की जानी चाहिए कि सभी लोग इसका फायदा उठाएंगे और वैक्सीनेशन लगवाएंगे। आप डरिए नहीं, बिल्कुल वैक्सीन ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि आपको इसके साइड इफेक्ट होंगे। एक तरह से कहा जाए इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और हम कोरोना को हरा पाएंगे। जनतंत्र टीवी अपने दर्शकों से अपील करता है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। सोशल मीडिया पर वैक्सीनेशन से संबंधित अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दें, क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सभी ने कह दिया कि वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट जो है वो लोगों पर कई तरह की आशंका है कि साइड इफेक्ट्स हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीका लगवाने से बिल्कुल मत हिचकिचाइए, ये सारी अफवाहें हैं। लोगों को वैक्सीन लगाना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि अब जो केसेस है वो लगातार बढ़ रहे हैं। 4 लाख से ज्यादा केसेस आ चुके हैं। ऐसे में वैक्सीन ही वो एक तरह से कहा जाए उपाय है जिसके जरिए हम कोरोना को मात दे सकते हैं। और साथ साथ वैक्सीन के साथ साथ जो कोविड प्रोटोकॉल है वो भी फॉलो करना है, डॉक्टर्स की एडवाइस के हिसाब से भी चलना है। और अब तो दोस्तों ये कहा जाए सिचुएशन बहुत बदल गई है। बहुत देश जो हमारी मदद कर रहे हैं और कई जो एक तरह से कहा जाए ऑक्सीजन की जो कमी थी राजधानी दिल्ली में वो भी दूर हो गई है। तमाम राज्यों में भी दूर हो रही है। लगातार कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स शुरू हो गए हैं। मरीजों का अब ट्रीटमेंट प्रॉपरली हो रहा है। वहीं कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसमें मरीजों का नहीं हो रहा ट्रीटमेंट, लेकिन ज्यादातर केसेस में जो है वो मरीजों का ट्रीटमेंट भी प्रॉपरली हो रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि वैक्सीनेशन जो है वो एक कारगर उपाय है। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे आपको मैं रूबरू करवाएंगे। उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि क्या सरकार की प्लानिंग है वैक्सीन को लेकर। और 12 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन जो है वो लग चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। प्रेगनेंसी के अलावा और कोई आपको अगर दिक्कत है तो भी वैक्सीन जो है आपको लग सकती है, ऐसा कहना है स्वास्थ्य मंत्रालय का। तमाम गाइडलाइंस वैक्सीनेशन को लेकर जो है वो लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय जारी कर रहा है। वैक्सीन के साइड इफेक्ट के बारे में जानकारी दी जा रही है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। इसके अलावा वैक्सीन के जो हल्के फुल्के साइड इफेक्ट्स है वो आपको बता दूं, हाथ दर्द होगा, हल्का सा बुखार आएगा, थकान होगी। इसके अलावा कोई ऐसा कोई मेजर जो है वो एक तरह से कहा जाए इंपैक्ट नहीं है। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि वैक्सीनेशन पूरी तरह से कारगर है। पूर्व में किसी टीके से एलर्जी वाले शख्स को 30 मिनट तक इसका आकलन किया जाता है और 30 मिनट तक आपको बैठा के रखा जाएगा। बाकायदा देखा जाएगा आपके बॉडी में किस तरह के इंपैक्ट्स आ रहे हैं। और अगर आपको इससे ज्यादा जानकारी लेनी है तो 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को दोस्तों लग चुकी है और लगातार हर राज्य यूटीज में जो सरकारें हैं उनको डोज भी प्रोवाइड की जा रही है और वो बाकायदा उनका पंजीकरण हो रहा है। उसके बाद उनको एक टाइम स्लॉट मिलता है, लोग जा रहे हैं, वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। तो यह तो वैक्सीनेशन की कोई दिक्कत नहीं है। तो वैक्सीनेशन एक तरह से कहा जाए कारगर उपाय है और हम सभी को वैक्सीनेशन लगवाना है। 12 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को वैक्सीनेशन लग चुका है, पहली डोज, और उसके बाद लगातार अब दूसरी डोज की भी तैयारी हो रही है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। वैक्सीनेशन कितना महत्वपूर्ण है और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं और आने वाले दिनों में क्या इजीली वैक्सीनेशन उपलब्ध हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, तमाम मुद्दों पर बात करने का हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर पुनीत धवन जुड़े हुए हैं जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष हैं। साथ साथ हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता सत्येंद्र भाटी भी हमसे जुड़ेंगे। तो सत्येंद्र भाटी भी जुड़े हुए हैं। तो ये जो पूरा जो पैनल है वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कितना कारगर है वैक्सीनेशन, कितना जरूरी है। जैसे मैंने बताया 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है। ऐसे में ये राहत की बात है। पहली डोज भी लग चुकी है, दूसरी डोज भी कई लोग लगवा रहे हैं। कई राज्यों में तो ये कहा जाए कि बहुत अच्छे लेवल पर जो है वो एक तरह से कहा जाए वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है।
हमारा पैनल जुड़ गया। सबसे पहले डॉक्टर पुनीत धवन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, वैक्सीनेशन कितनी कारगर है? सरकार ने प्रचार तो खूब कर दिया है और कहीं ना कहीं लोग लगवा भी रहे हैं, 12 करोड़ से ज्यादा देशवासी लगवा चुके हैं। कितना असरदार है वैक्सीनेशन? क्या वैक्सीनेशन एक तरह से कहा जाए कोरोना को एक तरह से मात देने के लिए सबसे कारगर जो है वो एक तरह से हथियार है? वैक्सीनेशन ही एक सबसे ज़्यादा कारगर और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है हमारे पास जो अवेलेबल है इस कोरोना के अगेंस्ट जंग जीतने के लिए। इसमें जितनी भी दो वैक्सीन जो फिलहाल हमारे देश में लग रही हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दोनों का जो एफिकेसी रेट है वो 70% से ऊपर है। तो ये आप समझ लीजिए कि 2 इंजेक्शन लगने के बाद हर इंसान को कम से कम 70% की इफेक्टिविटी बचाव उसको मिल जाता है, और बाकी जो 30% का रिस्क रह जाता है वो हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क लगा के, हाथ धो के, 2 गज की दूरी एक दूसरे से रख के, वो अगर हम फॉलो करते रहते हैं तो हम बिल्कुल यकीनन अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। और इससे बेटर कोई भी हो, और ये एक तरह का एफर्टलेस हो जाएगा। मास्क तो हमें हर रोज पहनना पड़ेगा, इंजेक्शन तो 2 बार लग गए, उसके बाद वो बचाव पक्का का पक्का हमारे पास रहेगा। सर, इसकी साइड इफेक्ट्स की बातें भी बहुत सारी सामने आ रही हैं कि इसके मेजर साइड इफेक्ट्स, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर बुजुर्ग जो है उनको वैक्सीन लगाई जा रही है तो वहाँ जो है ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो रही। इस तरह की बातें बोली जा रही है। मैं चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ऑथेंटिक बात एज अ डॉक्टर जो सर मान्य बात है वो आप बताइए, ताकि जो व्यूअर्स है जिनके मन में भ्रांति हैं वो दूर हो सके। देखो जी, साइड इफेक्ट तो इसके बिल्कुल इन रेंज टू ऑल द वैक्सीनेशन। ये वैक्सीनेशन जो या टीकाकरण की अभियान है, ये पहली बीमारी के लिए तो आया नहीं। हजारों बीमारियां, कितनी ही बीमारियां इस टाइम जिनके लिए टीकाकरण चल रहा है। डीपीटी का है, मीजल्स का है, चिकन पॉक्स का है, इन्फ्लुएंजा का है, हेपेटाइटिस ए, चिकन पॉक्स, ये सब टीकों के लिए, बीमारियों के लिए टीके लग रहे हैं। और हर टीके का एक माइल्ड सा साइड इफेक्ट होता है, जिसमें हल्का सा किसी को बुखार आ सकता है, किसी को टीके की साइट पे थोड़ा सा दर्द हो सकता है, किसी को जैसे कोविड की हम बात कर लें इसकी वैक्सीन के लिए, तो किसी को लोकल जिस जगह पे टीका लगा उस जगह पे दर्द 2-4 दिन रह सकता है, किसी को तेज बुखार 1-2 दिन के लिए आ सकता है, ठंड के साथ आ सकता है, किसी को नौजिया जैसे उल्टी उबकाई सी, किसी को सिर दर्द, ऐसी माइल्ड सी चीज़ें हैं, 2-3 दिन में वो सब सबसाइड हो जाती है। पर ये चीज़ें तो कुछ भी नहीं है जिसको मतलब अगर इस भयानक बीमारी से अपने आप को बचाना है। दूसरा आपने सवाल किया कि बुजुर्गों की हम देख रहे हैं, बुजुर्गों को हमने पहले भी कैटेगरी में क्यों लिया, क्योंकि बुजुर्गों की इम्यूनिटी लेवल्स कुछ कम हुए होते हैं बीमारी से लड़ने के लिए, वो उम्र के साथ होता है। आप समझ सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल दें हम, चिकन पॉक्स एक छोटी सी बीमारी होती है, बचपन में होती है तो कोई दिक्कत नहीं करती, जितनी बड़ी उम्र में होती है उतना वो ज़्यादा तंग करती है। ये एक एग्जाम्पल दिया कि जो समझाने के लिए कि अभी बुजुर्गों को जैसे जैसे उम्र आप बढ़ती है आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। तो इस तरह हो सकता है इफेक्टिविटी जो हम रेंज बताते हैं, तो जो बुजुर्गों को लग रहा है उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो हो सकता है उनकी एफिकेसी थोड़ी सी कम हो एज कम्पेयर टू यंग पॉपुलेशन जो रोबस्ट इम्यून सिस्टम होता है। दैट इज ऑल। फिर भी वो उनको खतरा भी ज़्यादा है, उनको बीमारी से जो एडवर्स इफेक्ट, डेथ होने के बाद सिवियरिटी होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, इसलिए उनको टीका लगाना और भी ज़रूरी था। तभी सरकार ने उनको पहले कैटेगरी में लिया। हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद 60 साल से ऊपर वालों का नंबर लगा। जी, न्यूज रूम से हमारे संवाददाता सत्येंद्र भाटी भी जुड़ गए। सत्येंद्र, आपका वास्ट एक्सपीरियंस है पत्रकारिता का, और खासकर कोविड को आपने बड़े एक तरह से कहा जाए शुरुआत से आप इसको केसेस को फॉलो भी कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा, जो कोविड वैक्सीनेशन है ये डॉक्टर्स का साफ साफ कहना है कि ये बिल्कुल सेफ है, और अलग अलग जो 2 वैक्सीन आई है उनका अलग अलग परसेंटेज भी बताया है। मैं जानना चाहूँगा, राजधानी में या और तमाम जगहों पर दिक्कतें क्या आ रही है? क्या लोग इजीली वैक्सीनेशन लगवा पा रहे हैं? क्या वो पंजीकरण करा कर आसानी से जाकर जो वैक्सीन लगवाना चाहता है वो संभव हो पा रहा है?
देखिए चिराग, अगर हम बात करें इस चीज़ के लिए कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या वैक्सीनेशन इजीली मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही, तो मिल तो जरूर रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जिस तरह से पहले शुरुआत हुई थी कि 45 साल से ऊपर के जितने लोग हैं उनको वैक्सीनेशन होना है, तो वो लोग कभी भी जाकर तुरंत अपना वैक्सीन ले सकते हैं वहाँ पर। लेकिन जब 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जो कहा गया था कि उनको भी वैक्सीनेशन होगा, उनको भी टीका लगेगा, उसमें थोड़ी सी दिक्कत अभी आ रही है। उसमें दिक्कत थोड़ी सी ये है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा 1 या 2 दिन का। लेकिन गौर करने वाली बात चिराग यहाँ पर यह है, चूंकि जब इसकी शुरुआत हुई थी वैक्सीनेशन की, तो मैंने खुद ने जाके देखा था, बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां थी। किसी का कहना था कि वैक्सीनेशन लेने से तबीयत बिगड़ जाएगी, वैक्सीन लेने का कोई फायदा नहीं है, इससे तो क्लॉटिस हो जाते हैं, इससे तो हार्ट अटैक हो जाता है, इससे जान जाने का ज़्यादा खतरा होता है, कोविड पर इसका कोई असर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर ये इस वक्त का दौर चल रहा है, लोगों को समझ में आने लगा है कि अगर इसमें वाकई ही बचना है तो वैक्सीन के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। दूसरी बात इसमें अहम यह है कि वैक्सीन के जरा हमको फायदे समझने होंगे। सीधी सी बात पे यहाँ पर ये सबको हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि वैक्सीन लगने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपको कोरोना नहीं हो सकता या फिर आप इस वायरस से संक्रमित नहीं हो सकते। बिल्कुल हो सकते हैं, एक बार नहीं 2 बार आप हो सकते हैं, भले ही आपने 1 डोज ली हो जब तक, या फिर दोनों डोज आप ले चुके हों। लेकिन उसका जो वायरस का जो असर है वो आपके ऊपर इतना ज़्यादा हावी नहीं होगा जिससे आपकी क्रिटिकल कंडीशन बन जाए। निश्चित तौर पर उससे आपकी जो इम्यूनिटी है, चूंकि ये क्या है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है, ये इम्यूनिटी अपनी ये बढ़ाएगा और आपके अंदर इतनी इम्यूनिटी पैदा हो जाती है कि आपको इस वायरस से लड़ने की क्षमता जो है आपकी वो ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से ये तो बहुत साफ सी बात है कि निश्चित तौर पर आप देख रहे हो कि बहुत सारे केसेज में एक यंग 35 से 40 साल का व्यक्ति होता है, उसको वैक्सीन नहीं लगा हुआ होता, उसको कोविड होता है, वो अस्पताल चला जाता है, पहला ऑक्सीजन पे जाता है, फिर वेंटिलेटर पे जाता है, और उसके बाद स्थिति ये हो जाती है कि फिर वो लड़ाई को हार जाता है। उसकी वजह सिर्फ ये रहती है चूंकि उसकी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर होती है, वो उस वायरस से नहीं लड़ पाती है। लेकिन जैसे ही ये वैक्सीन वो ले लेता है, वैक्सीन की दोनों डोज उसको लग जाती है, तो निश्चित तौर पर उसकी इम्यूनिटी ये कहा जाए इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि फिर वो लड़ लेते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाई है। जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष भी जुड़े हुए, उनसे भी बात कर लेते हैं। संतोष, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक तो जो ट्रेंड है, जो ये कहा जा रहा था कि ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, अब क्या स्थिति है? और आप तो खुद भी जो है वो आपको भी कोरोना हुआ था, अब तो आप काफी रिकवर हो गए हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि एज आपको पेशेंट की अगर नजर से आप देखें तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं और कैसे आपने उसको ओवरकम किया? आपका मैं पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा। साथ साथ ये भी जानना चाहूंगा कि क्या अब वस्तु स्थिति क्या है, क्या वाकई अभी भी राजधानी में या दूसरे जगह पर, एनसीआर में या दूसरे स्टेट्स में अभी भी किल्लत बरकरार है? चिराग, सबसे पहले मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूं। मैं 2 बार कोरोना पॉजिटिव हुआ हूं, यानी पहली लहर में भी कोरोना पॉजिटिव हुआ था और दूसरी लहर में भी कोरोना पॉजिटिव हुआ हूं, और दोनों बार कोरोना को हराकर इसलिए आ पाया क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ कोरोना से लड़ा। सबसे बड़ी बात ये है कि जब पहली बार मुझे कोरोना हुआ था तो इतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं थे, इतना ज़्यादा हार्मफुल कोरोना नहीं था, लेकिन दूसरी बार कमजोरी बेशक ज़्यादा है और जो इसका स्ट्रेन है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा मजबूत है। इसीलिए हम पहले जब पहली बार में जब गाइडलाइन आई थी तो हमने देखा था कि हमको सिर्फ 1 मास्क लगाना था। इस समय मैं 2 मास्क लगाया हुआ हूँ। सरकार की गाइडलाइन भी यही है, WHO भी लगातार यही कह रहा है कि 2-2 मास्क लगाइए और प्रॉपर मास्क लगाइए। देखिए, ना सरकार का आप सही रहेंगे तो ना सरकार का फायदा है, ना WHO का फायदा है, आपका फायदा है। इसलिए अपने लिए सबसे पहले जो कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन करते रहें। और दूसरी चीज ये कि जो सोशल मीडिया पर जिस तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं या लोग अपने आप में डॉक्टर होने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसा बिल्कुल ना करें। मेरा मानना यह है कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हुए तो डॉक्टर से लगातार परामर्श लें। परामर्श की कमी से भी स्थितियां बिगड़ रही हैं क्योंकि कोरोना हर बॉडी के जाकर अलग तरह से रिएक्ट कर रहा है। किसी की बॉडी कमजोर होती है, किसी की इम्यूनिटी कमजोर होती है, उस पर या शुरुआत में इस तरह से संतोष कहा जाए कि अगर कोई शख्स ये सोच रहा है कि उसको कोरोना नहीं हो सकता है, वो तो बिल्कुल फिट है और अगर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होता, इजीली जो है वो हैंडल कर लेगा, ये मेंटालिटी जो है कई लोगों की, क्या ये एक बहुत बड़ी वजह है कि लापरवाही हो रही है और इसकी वजह से नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं?
बहुत बहुत ज़्यादा और सही सवाल आपने पूछा है, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये है कि मैं गांव से हूं या मैं ऐसे क्षेत्र से हूं, मैं किसान परिवार से हूं, मैं ये खाता हूं, मैं वो खाता हूं, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। इस तरह की भ्रामक चीज़ों में लोग फंसे हुए हैं। उनको ये नहीं मालूम कि कोरोना कितना ज़्यादा खतरनाक है। वो इसको नॉर्मली फीवर या उस तरह से ले रहे हैं कि कोई नॉर्मली बीमारी हो जाती है। उनको जब कोरोना किसी को हो रहा है और वो जब इस लेवल पर वीक कर दे रहा है कि लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ रही है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है, उन लोगों को मालूम पड़ रहा है कि कोरोना किस लेवल तक खतरनाक है। लोग यहाँ पर भ्रमों में फंसे हुए, डॉक्टर्स की सलाह नहीं मान रहे, सोशल मीडिया पर पांच चीजें संतोष आपसे जानना चाहूंगा, जब आप घर पर थे तो 5 ऐसी कौन सी चीजें थी जो आपने जिसको फॉलो किया? मैं चाहता हूं आप दर्शकों को भी बताएं ताकि उनका भी फायदा हो। 5 ऐसी कौन सी चीज थी, अगर आपको कोरोना हो भी जाए तो आप कैसी 5 कौन सी चीजें जो आप फॉलो करें जिससे आप ठीक हो जाएं? चिराग, सबसे पहले मैं बहुत साफ कह दूं कि मैंने सोशल मीडिया का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि सोशल मीडिया इस समय क्या कर रही है कि नेगेटिविटी फैला रही है। दूसरी चीज ये कि मैं लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहा, डॉक्टर्स ने जिस तरह से मुझे हिदायत दी गई मैं उनको फॉलो करता रहा। तीसरा, मैं चूंकि कोरोना पॉजिटिव था, मेरी कोशिश ये रही कि मैं किसी और को ये वायरस ना फैलाऊं, इसीलिए मैं पूरे 15 दिन सिर्फ एक कमरे में आइसोलेट रहा, ताकि मुझसे, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये इंसानियत है कि मुझसे किसी के अंदर ये वायरस ना जाए। चौथी सबसे बड़ी बात ये है कि डाइट आपको प्रॉपर लेनी है, क्योंकि फीवर भी हमको नॉर्मल होता है तो होता है कि हमारा स्वाद चला जाता, कड़वाहट रहती है, हम थोड़े से वीक हो जाते हैं। हम कोरोना इस लेवल तक भी लोगों को ला सकता है कि आप पानी भी ना ले पाए, लेकिन आपको प्रॉपर पानी पीना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, आपको प्रॉपर ऐसी डाइट लेनी है जो आपको जल्दी रिकवर करे, इम्यूनिटी को आपको खास ध्यान रखना है। और 5वीं सबसे बड़ी बात जो मेरे डॉक्टर ने मुझे बताई कि आपको 5 टाइम जूस लेना है। वो जूस आप संतरे का ले सकते हैं, वो मौसमी का ले सकते हैं, अनानास का ले सकते हैं, अनार का ले सकते हैं, मिक्स ले सकते हैं, लेकिन 5 बार दिन भर में आपको जूस लेना है, क्योंकि वो आपको बहुत जल्दी रिकवर अहम जानकारी संतोष बता रहे हैं। खुद कोरोना पॉजिटिव थे और ऐसे में जिस तरह की जानकारी खुद संतोष दे रहे हैं, इससे बढ़िया जानकारी मुझे लगता है कि कोई जो पेशेंट आपको बता रहा है तो ये काफी कारगर जानकारी है। हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ पुनीत धवन जो सेक्रेटरी हैं, कोषाध्यक्ष है, माफ कीजिएगा, IMA के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सर, एक जो भ्रांति है वैक्सीनेशन को लेकर, कोई कह रहा है कोविशील्ड अच्छी है, कोई कह रहा है कोवैक्सीन अच्छी है, कौन सी अच्छी है सर? देखो जी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, अभी दोनों का कोई हेड टू हेड कोई हमारे पास कंपैरिजन या स्टडी तो है नहीं, पर दोनों का जो इंडिपेंडेंट स्टडीज हैं, दोनों ने ही अबव 70% एफिकेसी दिखाई है एंड मिनिमल साइड इफेक्ट दिखाए। जो सेफ्टी प्रोफाइल है दोनों का एक जैसा है, जो उनकी एफिकेसी है अबव 70% दोनों की है। कुछ स्टडीज दिखाती हैं जो कोवैक्सीन को कहती हैं 78% है, कुछ स्टडीज दिखाती हैं जो कोविशील्ड को कहती हैं 70 से लेकर 90% है। वो स्टडीज में जिसमें कुछ कोविशील्ड की डोज पहले 0.25 थी और सेकेंड डोज 0.5 थी, वो बाहर विदेश में हुई थी, लेकिन हिंदुस्तान के एंगल से एफिकेसी से, जो उनकी सेफ्टी प्रोफाइल से, वो दोनों ही एक जैसी हैं। तो यानी भ्रांति नहीं होनी चाहिए, दोनों में से कोई लग जाए असर उतना ही होगा और उतना ही बॉडी को फायदा पहुंचाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है वो थोड़ी डिफरेंट होने के कारण कोविशील्ड हमारे को जल्दी मिलती है, ज़्यादा तेज से मैन्युफैक्चर हो रही है, कोवैक्सीन धीरे बनती है, उसका प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्लो है, इसलिए वो कंपैरेटिवली कम मिलेगी। आज अगर हमारे 17 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है हिंदुस्तान में, उसमें ऑलमोस्ट 15-15.5 करोड़ कोविशील्ड लगी है और 1.5-2 जो है कोवैक्सीन लगी है। बात करते हैं सत्येंद्र भाटी हमारे साथ मौजूद है। सत्येंद्र भाटी, जो सर ने आंकड़ा दिया कि कोविशील्ड जो है वो थोड़ा कम लगी है, वजह क्या है? क्या मैन्युफैक्चरिंग कोवैक्सीन कम लगी है? सॉरी, कोवैक्सीन जो कम लगी है, इसके पीछे बनती कम है इसलिए बनती कम है। सत्येंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, सर ने जो डाटा दिया कि 15 करोड़ जो है वो एक पर्टिकुलर वैक्सीन लग रही है और 2 करोड़ एक पर्टिकुलर वैक्सीन लग रही है, जो भ्रांति है लोगों में, एक तो इसको समझाइए। दूसरा, जो केसेस की अगर बात करूं, आज भी 4 लाख के आसपास केसेस आए हैं, तो ऐसे में खुद संतोष से भी जब हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि क्या क्या नियम फॉलो करने हैं। अगर हम ये नियम फॉलो करेंगे, कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, कोविड प्रोटोकॉल्स को मानेंगे, तो निश्चित रूप से हमें कोरोना जो है वो हमारे ऊपर हावी नहीं होगा।
देखिए चिराग, काफ़ी अहम बात की है डॉक्टर साहब ने, उन्होंने सही बताया है बिल्कुल। वाकई मैन्युफैक्चरिंग जो सिस्टम है कोवैक्सीन का स्लो है, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन कम है, और कोविशील्ड का जो सिस्टम है मैन्युफैक्चरिंग का वो फास्ट है, तो उसकी जो नंबर ऑफ डोजेज हैं वो ज़्यादा हमारे पास आई हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा लगाई गई हैं। लेकिन यहाँ पर वजह क्या है हमारे देश में खास तौर से, यहाँ पर अगर कोई भी दवाई या मेडिकल स्टोर पर चले जाइएगा, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो आमतौर पर हर एक दुकान पर मिल जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भ्रांतियाँ फैली हैं कि आज के वक्त में उन दवाइयों की भी शॉर्टेज शुरू हो गई है। लोगों को ऐसा लगने लगा है कि जो दवाई मेडिकल स्टोर पर आसानी से नहीं मिल रही है, निश्चित तौर पर वो ज्यादा फायदा करती होगी, इसलिए हम उसकी डिमांड ज्यादा करें। सीधा फार्मूला डिमांड और सप्लाई का लग जाता है। यहां पर लोगों को लगता है कि जो चीज कम मिल रही है और ये ज्यादा फायदेमंद है, इसका मतलब ज्यादा लोग इसको लगवा रहे हैं। बल्कि उसकी असल वजह जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो यही है कि कोवैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग कम है, वो स्लो है, वो कम प्रोडक्शन उसका हो पा रहा है, और कोविशील्ड का ज्यादा है, तो इसलिए कोविशील्ड ज्यादा लगाई जा रही है। दूसरी अहम बात यहां पर यह है, देखिए हम हर किसी को यह समझना होगा कि इस वायरस से बचाव के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वैक्सीन है, वैक्सीन के अलावा और दूसरा चारा नहीं है। हाँ, हम जो शारीरिक दूरी है वो हम बना सकते हैं, हम जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और उसको हम लगातार कर रहे हैं। चिराग, एक गौर करने वाली बात यह है, जैसे हम कोविड के 3rd स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, मेरी बात हो रही थी कहीं कैलिफोर्निया में, वहाँ पर एक डॉक्टर साहब हमारे जानकार, उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ पर विद इन मंथ अब 12 साल तक के बच्चों को, जो 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं, उनको भी वैक्सीन देनी शुरुआत कर दी जाएगी। जरा स्थिति को समझिए। हमारे साथ डॉक्टर पुनीत धवन बने हुए हैं। सर, 3rd वेव जो है वो अब ये कहा जा रहा है कि वो आएगी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इशारा कर दिया है। ऐसे में डरना तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कह रही है कि बच्चों पर जो है बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट होगा। तो क्या आप हिदायत देना चाहते हैं बच्चों के लिए खासकर, क्योंकि जो 3rd वेव है वो ये कहा जा रहा है कि 2nd से भी ज्यादा खतरनाक होगी? देखो जी, ये स्पेकुलेशन हैं, ये चीजें हमारे पास स्टडीज में आ रही है कि अगर पहले वेव में हमें लग रहा था कि 1% बच्चे जो छोटे यंग एज वाले इन्वॉल्व हुए थे, जो अब 2nd वेव आई है इसमें 3 से 4% की इन्वॉल्वमेंट आ रही है। एक वजह तो ये भी हो सकती है कि बच्चों में हमने ज्यादा टेस्ट नहीं कराए, उनमें सिम्टम्स कम आते थे, वो एसिम्प्टोमेटिक या स्टेजेस से निकल जाते थे, दे वर नेवर हैविंग अ सीवियर थिंग। और ये एक स्पेकुलेशन है कि अगर हम देख रहे हैं कि एक वेव से दूसरी वेव में ज्यादा इन्वॉल्व हुए यंग पॉपुलेशन, हो सकता 3rd वेव में, बिकॉज वो अभी वैक्सीन लगती जा रही है, और जो यंग उम्र के लोग हैं, अब +60 वालों को काफी लग गई, +45 में भी लग गई, 18 से 45 वालों को भी लगती जाएगी। जिन जिनको वैक्सीन लगे जाएगी उनका बचाव भी बढ़ता जाएगा, जो अनवैक्सीनेटेड होंगे उनका रिस्क बढ़ता जाएगा। प्लस ये चीजें अब म्यूटेशन देख रहे हैं, क्योंकि ये आरएनए वायरस है, एक स्ट्रेन का वायरस है, ये झट से अपनी शक्ल बदल लेता है। सर, मैं इसी पर आऊंगा, झट से शक्ल बदल लेता है, और ये एकदम इतना खतरनाक वायरस है कि लोग इतनी जल्दी जल्दी क्यों कोलैप्स हो रहे हैं? सर, वजह क्या है उसकी? क्या हमारे पास ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं है, बेड्स नहीं है, या इसके पीछे? नहीं, देखो, कोलैप्स होने की परसेंटेज तो उतनी ही रहेगी शुरू से, दिन से 1 से 3% का डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट है। अगर आपका 100 आदमी एक बार इन्फेक्शन हुआ तो उसमें से 1, 2 या 3 लोगों की डेथ हो सकती है। अगर 1000 आदमी इन्फेक्ट हो गए तो 30 हो जाएगी, अगर 1 लाख हो गए तो 300 हो जाएगी। पहले साल में पहली बार। लेकिन सर, यहाँ तो जो दिल्ली में अगर डाटा की बात करें तो 1 लाख टेस्ट हो रहे हैं, जिसमें से एक तरह से कहा जाए 30% पॉजिटिविटी रेट आ रहा है। तो ऐसे में ये तो साफ है कि जो वायरस है वो, उसका जो म्यूटेशन है वो ऑब्वियसली बहुत एग्रेसिव है, इसी वजह से लगातार ये इन्फेक्टिव है। ये स्टेज जो ज्यादा है इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, क्योंकि ये पहला। तो सर, क्या इसकी वजह से डेथ रेट जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है? क्योंकि हमने कई केसेस देखे इस 1 महीने में, अगर सोशल मीडिया को उठाकर देख लीजिए तो ये बहुत, मुझे लगता नहीं कि बहुत कम ऐसे लोगों के जिनके नियर एंड डियर जो है उनकी डेथ हुई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई। पहली फेज में कभी 4 लाख थोड़ा केस 1 महीने में, 1 दिन में हो रहे थे। अगर वहां 20,000 होते थे, 25,000 होते थे, 25,000 में से अब 4 लाख केस हो रहा है वो पहले। और इस बार लॉकडाउन नहीं है, सब खुला हुआ छोड़ा हुआ हमने। अब एक बंदा एसिम्प्टोमेटिक घूम रहा है तो उसने 5 दिनों को इन्फेक्शन कर देनी है। आज के दिन में भी 4 लाख अगर हम केस डिटेक्ट कर रहे हैं तो ये हमें पता है कि 4 लाख में 15 लाख 16 लाख ऐसे हैं जिनको हमने टेस्ट ही नहीं करके पता नहीं कर पाए, वो एसिम्प्टोमेटिक घूम रहे हैं। जी, और जी। हर इन्फेक्टेड पेशेंट जो है, हर इन्फेक्टेड केस 5 दिनों को इन्फेक्ट कर सकता है। ये स्ट्रेन जो यूके से निकला था तब भी बताया था कि इसकी 17% ज्यादा इन्फेक्टिविटी है।
बिल्कुल, डॉक्टर पुनीत धवन ने काफी अहम जानकारी दी। बात कर लेते हैं संतोष, हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद। संतोष, आपसे पहले मैंने पूछा था कोरोना आपने बीट किया और आपने बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब मैं जानना चाहूंगा क्या इस समय परिस्थिति है, आप नोएडा में रहते हैं, वहां क्या परिस्थिति, और राजधानी की पूछूं और ओवरऑल अगर भारत की पूछूं, क्योंकि 4 लाख केसेस सामने आए हैं। देखिए, परिस्थितियां इसलिए खराब होती जा रही हैं क्योंकि लोग अभी भी समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी तो ये 4 लाख तक आंकड़ा पहुंचा है, अगर ना समझी ऐसे ही जारी रही तो ये स्थितियां और विकराल होती चली जाएंगी। मैं आपको गांव का उदाहरण देता हूं, क्योंकि पंचायत चुनाव हुए हैं, आपने, हमने, सबने उसको कवर किया है। गांव की स्थितियां ये हैं कि गांव में लोगों को अगर फीवर हो रहा है, मेरे घर के आसपास गांव में अगर मैं अपने वहां की बात बताऊं तो लोगों को अगर फीवर हो रहा है तो वो लोग डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, वो खुद से इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोगों से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये बताने से डर रहे हैं कि मुझे कोरोना है, और अगर मुझ में कोरोना है और ये गांव में अगर पता लग जाएगा तो लोग ये भी तो हमें बात है ना कि निडर अगर हल्का सा देंगे, कोरोना हो जाए अजीब तो नजर कहते से हैं कोई बात देखेंगे, नहीं, ये डर तो की फ्लू नजर है। से देखेंगे। ये भी बात सामने आ रही है कि गांव में अगर जिनको कोरोना भी हो रहा है वो हाँ, कह रहे हैं कोई बात नहीं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज, वहां एक ये भी प्रॉब्लम है कि वहां टेस्टिंग भी नहीं हो रही है, कोई ऐसा वहां मैकेनिज्म सरकार ने नहीं बना रखा है कि इजीली आप जाइए, टेस्ट कराइए और आप आइसोलेट होइए, या सरकार की तरफ से फैसिलिटी मिलेगी आपको। चिराग, इसीलिए तो स्थितियां और भी भयावह हो सकती हैं। अभी तो वैज्ञानिकों की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की भी तरफ से कहा जा रहा है कि कोरोना का कोई ये पीक नहीं है। ऐसे में अगर लोग नहीं समझेंगे, और सबसे बड़ी बात, हम सरकार के या किसी और के भरोसे क्यों बैठे? जिंदगी हमारी अपनी है, हमको अपनी जिंदगी को बचाना है। जब हमें अपनी जिंदगी को बचाना है तो हमें जागरूक होना पड़ेगा, बिल्कुल सही कहा, हमें जाना पड़ेगा डॉक्टर्स के पास, हमें जिस तरह से सबसे अहम है कि वैक्सीनेशन लगवाना बेहद जरूरी है। और हमारे संवाददाता संतोष बता रहे थे कितना, वो तो खुद कोरोना पॉजिटिव थे, और जिस तरह से उन्होंने बीट किया कोरोना को, ये वाकई काबिल तारीफ है। साथ साथ हमारे सीनियर कुलीग सत्येंद्र भाटी हमारे साथ जुड़े थे, बता रहे थे किस तरह से जो कोविड वैक्सीन को लेकर जो भ्रांतियां हैं वो उन्होंने साफ की कि नहीं होनी चाहिए भ्रांतियां, और जो हर वैक्सीन है वो इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर पुनीत धवन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम पहलुओं पर जो है वो प्रकाश डाला। आप तीनों का धन्यवाद इस शो में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर कोरोना से जीत संभव है और वैक्सीनेशन जरूर लगवानी है। 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है भारत में, और लगातार ये जो प्रयास है सरकार का वो जारी है। ये जिम्मेदारी हमारी भी है। हो सकता है पंजीकरण में थोड़ी दिक्कत आ रही हो सकता है कि आपका बुकिंग जो है वो 4-5 दिन डिले आ रहा हो, कोई बात नहीं, 5 दिन के बाद जाइए, वैक्सीनेशन लगवाइए, क्योंकि यकीन मानिए इससे आप 70 से 80% सेफ हो सकते हैं। और ऐसे में जब आप 70 से 80% सेफ हो सकते हैं तो आप कोरोना को 100% जो है मात दे सकते हैं। इस शो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।